नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग वापस वही शिक्षण विधियां जो हमारी चल रही थी। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे लेखन के प्रकार। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लेखन के प्रकार से शुरू करेंगे। तो बहुत प्यारी शिक्षण विधियाँ हमारी चल रही है और अच्छा लगता है जब अच्छी चीज़ें मिलती है। तो कंटिन्यू चलते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मित्रों देखिए, लेखन के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। एक सबसे पहला है अनुलेख, दूसरा है प्रतिलेख और तीसरा है श्रुतिलेख। तो यहाँ पर जो अनुलेख है, इसका मतलब आप सबको पता है कि श्यामपट्ट या पुस्तिका पर कोई भी लिखा गया शब्द है, अक्षर है, जो कुछ भी है, अगर बालक उसका अनुसरण करता है और उसे बहुत बार लिखता है तो उसको कहा जाता है अनुलेख। तो सुंदर लेख हेतु उत्तम साधन है साथियों। ये अध्यापक श्यामपट्ट या पुस्तिका में लिखता है, बालक उसका अनुकरण करते हुए उसे बहुत बार लिखता है तो इसको कहा जाता है अनुलेख। दूसरा है प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? पुस्तक के निर्दिष्ट अंश का प्रतिदिन स्व पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करना, यानी कि एक ही बात को वो बार बार लिखता है। विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित दूरी के साथ पद लेखन का अभ्यास करना, अध्यापक द्वारा संशोधन भी कराया जाता है। साथियों, प्रतिलेख क्या होता है कि कोई भी बात लिखी हुई है उसे वो लिखता है और वहाँ पर संशोधन भी अध्यापक के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अनुकरण किया जाता है, यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगला प्रश्न आता है, वो है हमारा, यह है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर के लिखना, बहुत सिंपल सी बात है। तो श्रुतलेख मतलब सुनकर के लिखना, अध्यापक द्वारा बोले गए पदों या वाक्यों को सुनकर के लिखना, उसे कहते हैं श्रुतलेख। अब होता है एक सुलेख। सुलेख क्या होता है? सुलेख से तात्पर्य सुंदर लेखन से होता है साथियों। अक्षरों या शब्दों को सुडौल और व्यवस्थित आकृति में लिखना ही सुलेख कहलाता है और ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था। इसलिए जितने भी पहले के लोग हैं जो पहले पढ़ते थे, उन लोगों की राइटिंग बहुत तगड़ी होती है साथियों, जो आज के स्टूडेंट की नहीं होती है। ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो सुलेख पहले बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी स्कूल के अंतर्गत, लेकिन अभी नहीं। लेखन की विधि नहीं है, अभी तो एक विशेषता है। ये क्या है? ये एक विशेषता है। अब है लेखन कौशल विकास हेतु प्रयास और उपाय क्या क्या करने चाहिए। लेखन कौशल के प्रयास के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम देखिए साथियों, देखो, बहुत तगड़ी बात है। लेखन कौशल हेतु प्रयास या उपाय क्या क्या हो सकते हैं जो हमें करने चाहिए। सर्वप्रथम लेखनी पकड़ने एवं उचित आसन में बैठने का अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। फिर है वर्षों एवं शब्द लेखन का अभ्यास। वर्षों नहीं, ये वर्णों हैं। ठीक है, वर्णों एवं शब्द लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। फिर है वाक्य अनुच्छेद, फिर वाक्य, फिर अनुच्छेद, श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य प्रयोग आदि का अभ्यास कराना चाहिए। संवाद लेखन, आलेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, जीवनी, कथा सारांश आदि लेखन का अभ्यास फिर लास्ट में बच्चे को करा देना चाहिए। तो इस तरह से लेखन कौशल हमारा यहाँ समाप्त होता है। मित्रों, चारों के चारों जो लेख कौशल हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मित्रों ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको चारों कौशलों का मैटर। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधियाँ। अब यहाँ से शिक्षण विधियों का जो प्रॉपर है मामला वो शुरू हो जाता है। तो गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है वो देखिए साथियों। गद्य शिक्षण की विधियाँ पहले उनके बारे में बताएंगे कि क्या होती है विधियाँ, क्या नहीं होती है, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखो, गद्य शिक्षण जो है, गद धातु से यत प्रत्यय करने पर गद्य शब्द निष्पन्न होता है या प्राप्त होता है। गद्य शिक्षण किससे? गद धातु से यत प्रत्यय लगाने पर गद्य शब्द प्राप्त होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य कंप्लीट हैं, एक तो भावों को ग्रहण करना और एक अभिव्यक्त करना। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है।
कंप्लीट याद रखना। आगे है गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद से मिलता है हमें। जो गद्य का पहला दर्शन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से मिलता है साथ। अब गद्य की जो परिभाषाएं हैं सब लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है साथियों, तो थोड़ी बहुत याद रखना। इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो गद्य की परिभाषाएं जो है सबसे पहले किसने दी है? दंडी, जिन्होंने काव्य आदर्श अपादः पद शांतनाव ग्राम, पाद चरण में से रहित पदों का समूह गड़ा कहलाता है। गड़ा नहीं, गद्य कहलाता है। ठीक है याद रखना, पाद या चरण से रहित पदों का जो समूह है उसे हम लोग गद्य कहते हैं। फिर विश्वनाथ जी क्या कहते हैं साहित्य दर्पण में? वृत्त बंदोजितम गद्यम, यानी कि छंद रहित ब्रजवे काव्य गद्य कहलाता है। छंद रहित जो काव्य है वो गद्य कहलाता है। फिर है महत्व गद्य कविनाम निक्षम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी या प्रतिभा कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गद्य को जो है कवियों की कसौटी या कवियों की प्रतिभा कहा जाता है साथियों। गद्य के दो प्रमुख तत्व बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होता है ओज गुण, एक होता है समास बहुलता। ठीक है, गद्य के दो तत्व हैं, एक है ओज गुण और दूसरा है समाज बहुलता। फिर आगे बात करी है साथियों, याद रखना सारे नोट्स कंप्लीट उतारते रहना, पढ़ते रहना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये वादा है मेरा, आप पढ़ लो बस इनको। आगे है गद्य के दो भेद हैं, एक तो है कथा जिसको काल्पनिक हो सकती है और एक है आख्यायिका जो ऐतिहासिक होती है। कथा काल्पनिक और आख्यायिका जो ऐतिहासिक। तो ये गद्य के दो भेद हैं। गद्य के दो तत्व हैं, एक ओज गुण और एक होता है समास बहुला। ओज गुण का मतलब जोश वाला और एक समास बहुला मतलब बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना। फिर आगे लिखा हुआ है गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को कहा जाता है। गद्य शिक्षण की जो आत्मा है वो काठिन्य निवारण, यानी काठिन्य कठिनता को निवारण करना, ये गद्य के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको शायद कोई भी समस्या नहीं होगी गद्य शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं। गद्य शिक्षण की अलग से कोई विधि नहीं है। गद्य के काठिन्य निवारण की विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले जो विधि आती है साथियों वो है आपकी उद्बोधन विधि, जिसे हम लोग अर्थबोध विधि भी कहते हैं। दूसरी है प्रवचन विधि, जिसको कथन विधि भी कहते हैं। तीसरी है स्पष्टीकरण विधि और चौथी है प्रश्नोत्तर विधि, जिसको संवाद विधि या सुकराती विधि या डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है। तो याद रखना गद्य शिक्षण की कोई अलग से विधियां नहीं है साथियों, काठिन्य निवारण की विधियां हैं ये। और कौन कौन सी है? उद्बोधन विधि जिसको अर्थबोध विधि कहते हैं, प्रवचन विधि जिसको कथा विधि भी कहते हैं, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि को हम लोग जो है सुकराती विधि भी कहते हैं साथियों। ये आपको पहले से भी पता है। तो एक एक विधियों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा सुनिएगा सारी बातें। तो सबसे पहले जो विधि आती है वो विधि है हमारी क्या है? उद्बोधन विधि, जो प्राथमिक स्तर के हेतु बहुत लाभदायक है। सबसे पहले गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि। तो सबसे पहले जो विधि है वो है उद्बोधन विधि है, जो प्राथमिक स्तर के लिए बहुत लाभदायक है। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन विधि है। अगर हमने पढ़ा और स्टूडेंट उसका अर्थ निकाल के देता है या उसका अर्थ बताता है तो ये कहलाती है उद्बोधन विधि। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उद्बोधन विधि में क्या होता है? उद्बोधन विधि पहले तो किन छात्रों के लिए, किन बालकों के लिए सूटेबल है, किन बालकों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो है प्राथमिक स्तर के बालक जो होते हैं क्लास 1 से 5 तक के। फिर उद्बोधन विधि क्या होती है? छात्रों के माध्यम से क्या किया जाता है? अर्थ निकलवाया जाता है। तो ये होती है उद्बोधन विधि। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं नहीं बता करके विभिन्न क्रियाओं तथा प्रदर्शनों के द्वारा छात्रों को उद्बोधन देकर अर्थ निकलवाने के लिए छात्रों से प्रयत्न करवाता है। अगर कोई ऐसी बात फंस गई जो छात्रों को नहीं आता है, उसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो
जो शिक्षक है, जो यहाँ पर अध्यापक है, जो टीचर है, वो क्या करता है, अनेक क्रियाएं करता है, अनेक प्रदर्शन करता है, उनको दिखाता है कि ये ऐसा, हिंट देता है, कहने का मतलब ये है। तो छात्र फिर उसको उसका अर्थ बताने के लिए जो है प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो ये होती है उद्बोधन विधि। ठीक है साथियों। अब अगली बात आती है, इस विधि की प्रविधियां या इस विधि की उपविधियां कौन कौन सी है। तो इस विधि की जो प्रविधियां हैं, इस विधि की जो उपविधियां हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए कौन कौन सी है साथियों। प्रविधियां सबसे पहले आती है चित्र रेखा चित्र या रेखा चित्र मानचित्र दिखा करके। सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, बच्चों से उद्बोधन करवाते हैं, अर्थ निकलवाते हैं, तो क्या करते हैं, या तो उनको चित्र दिखाएंगे, या रेखा चित्र बताएंगे, या मानचित्र बताएंगे। कुछ तो बताएंगे तभी तो वो बता पाएंगे, अगर उनको नहीं आता है तो। ये यहाँ पर जैसे महापुरुषों का, गणितीय आकृतियों का, देश प्रदेशों के नाम आदि हम लोग जो सिखाते हैं, वो इस विधि में इस विधि की जो प्रविधि है, कौन सी, चित्र रेखा चित्र मानचित्र विधि। ठीक है। अगली आती है यहाँ पर प्रतिकृति। प्रतिकृति का जिसका मतलब होता है मॉडल दिखा करके। अब इसमें क्या क्या, ज्वालामुखी का दिखाएंगे, आपदा प्रबंध का, यातायात व्यवस्था का, कोई भी ऐसा मॉडल दिखा देंगे तो वो क्या होती है, प्रतिकृति शिक्षण विधि, उद्बोधन विधि की प्रविधियाँ। फिर आता है यहाँ पर प्रत्यक्ष अभिनय करके हम लोग बताते हैं, जैसे हंस करके, गा करके, दौड़ करके, पढ़ करके, आदि क्रियाएं करके हम उसको बताते हैं। फिर अगला आता है पदार्थ या प्रत्यक्ष कोई ऐसी चीज बता करके, जैसे पुष्प, फल, पुस्तक, फर्नीचर। तो इन सभी क्रियाओं को करते हुए हम सोचते हैं कि अब तो शायद विद्यार्थी जो है इसके अर्थ को बता पाएगा। तो ये जो उद्बोधन विधि है उसकी प्रविधियां कहलाती है चित्र रेखा चित्र मानचित्र दिखा करके, प्रतिकृति मॉडल दिखा करके, प्रत्यक्ष अभिनय करके, या पदार्थ का प्रत्यक्ष करा करके, या पदार्थ को दिखा करके। तो ये चारों की चारों जो है उद्बोधन विधि की प्रविधियां कहलाती है साथियों। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक विधि और बच गई थी इसकी, वो भी देख लीजिए। वो है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके भी हम लोग बच्चों को बता सकते हैं उद्बोधन विधि के क्या गुण हैं। अब उद्बोधन विधि के गुण क्या क्या हो सकते हैं, छात्र इसमें सक्रिय होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है साथियों। छात्र सक्रिय रहता है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात, रुचिकर शिक्षण के कारण ज्ञान में स्थायित्व आता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को जब बताओगे तो रुचि अपने आप बढ़ेगी विद्यार्थी की। कोई भी, जैसे मान लीजिए फूल का कोई ऐसा अर्थ मीनिंग है जो फूल बता करके हम सोचेंगे ये इसको बताए, या कोई भी महापुरुष का चित्र दिखा करके हम सोचेंगे इसका बताए। तो ये एक रुचिकर मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, और इसमें जो स्टूडेंट है वो सक्रिय रहता है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि छात्र इसमें सक्रिय रहता है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और एक रुचिकर शिक्षण के कारण इसको ज्ञान जो है इसमें स्टूडेंट का या विद्यार्थी का स्थायित्व होता है, ज्ञान इसमें स्थायी आता है साथियों। अब उद्बोधन विधि के दोष क्या क्या हो सकते हैं, देखो गुण हैं तो कोई ना कोई दोष भी उसमें जरूर है। इसमें क्या होता है, व्युत्पत्ति और सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करने में हम लोग असमर्थ हैं। यह विधि सर्वव्यापी नहीं है, छोटी छोटी बातों को हम लोग इसमें बता ही नहीं सकते, और यह विधि एक सर्वव्यापी विधि भी नहीं मानी जाती है। अब उद्बोधन विधि के बाद में अगली विधि आती है प्रवचन विधि, जिसको हम लोग कथन विधि के नाम से भी जानते हैं। उद्बोधन विधि के बाद में अगली विधि कौन सी है, प्रवचन विधि, या जिसको हम कहते हैं कथन विधि। तो दूसरी विधि को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत बढ़िया विधियां हैं साथियों, इनको याद रखना। गद्य शिक्षण की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। उद्बोधन विधि के बाद में दूसरे नंबर की प्रवचन विधि, जिसको कथन विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रविधियों के द्वारा काठिन्य निवारण करता है। अब अनेक विधियां हैं। अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर के उपयोगी है, फिर है कोश विधि जो उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, फिर है टीका विधि जो उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। तो साथियों, जो कथन विधि है या प्रवचन विधि है, उसमें काठिन्य निवारण जो किया जाता है वो प्रविधियों के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो विधियां हैं साथियों, अनुवाद विधि जो प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है, कोश विधि है जो उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, टीका विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, एक है परिभाषा विधि जो भी उच्च स्तर के लिए उपयोगी है साथियों। तो अनुवाद
अनुवाद विधि में क्या होता है, इस विधि में अध्यापक कठिन पदों को सरल भाषा में अनुवाद करके बच्चों को बताता है। बहुत सिंपल बात है। फिर अगला है कोश विधि, जो उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक प्राय शब्दों द्वारा शब्दकोश का ज्ञान कराता है। एक शब्द का दूसरा पर्यायवाची है तो शब्दकोश का ज्ञान कराता है, इसलिए इसको कोश विधि भी कहा जाता है और ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अगली है टीका विधि या उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक प्राचीन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग कर काठिन्य निवारण करता है। जो प्राचीन टीकाएं हैं, प्राचीन कथन है, प्राचीन भाष्य हैं, उनका प्रयोग करके साथियों यहाँ पर क्या करता है, अध्यापक उन बच्चों का काठिन्य निवारण करता है। अगला है परिभाषा विधि, जो भी उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक जो है पाठ में आए पारिभाषिक शब्दों को उदाहरण सहित समझाया। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी ऐसा शब्द आता है, उसको अध्यापक क्या करता है, उदाहरण दे करके समझाता है, तो इसको, या परिभाषा दे करके समझाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, परिभाषा विधि कहा जाता है। और ये विधि जो है उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तो साथियों ये चीज़ें भी याद रखना, अनुवाद विधि किसके लिए उपयोगी है। पहली बात तो ये अनुवाद विधि, कोश विधि, टीका विधि, परिभाषा विधि किसकी प्रविधियाँ हैं, तो प्रवचन विधि या कथन विधि की ये, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। ये किसकी प्रविधियां हैं, प्रवचन विधि या कथन विधि की प्रविधियां। फिर ये प्रविधि किसके या किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो जैसे अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो कोश विधि, टीका विधि, परिभाषा विधि किसके लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अब कोश विधि में क्या होता है, टीका विधि में क्या होता है, किस में क्या होता है, ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। तो लिख लेना इन नोट्स को, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है साथियों। फिर अगली विधि आती है स्पष्टीकरण विधि, जो भी उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अगली विधि कौन सी है, स्पष्टीकरण विधि, याद रखना इसको। तो स्पष्टीकरण विधि को बहुत जरूरी है याद रखना भैया, याद रख लेना इन विधियों को। तो स्पष्टीकरण विधि गद्य शिक्षण की तीसरी विधि है, स्पष्टीकरण विधि, जो भी उच्च स्तर के लिए। इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर के पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि कोई भी ऐसा शब्द आए, उसे किसी भी विधि का प्रयोग करके या किसी के शब्द का सहारा लेकर के उस शब्द को स्पष्ट करता है, उसको क्लियर करता है, तो वो होता है स्पष्टीकरण विधि और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अब इसकी प्रविधियां कौन कौन सी है, उत्पत्ति के द्वारा होता है, वाक्य प्रयोग के द्वारा होता है, तुलना के द्वारा होता है, उदाहरण या अंत कथाओं या प्रसंगों के माध्यम से होता है। मतलब कैसे न कैसे उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है स्पष्टीकरण, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वाक्य में प्रयोग करके उसको समझाया जाता है, तुलना के द्वारा समझाया जाता है, दो चीजों में तुलना करके, या फिर उदाहरण दे करके, अंत कथाओं के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा कैसे न कैसे जो है विद्यार्थी का जो है काठिन्य निवारण किया जाता है। मतलब उसको स्पष्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसी उपविधि को लेकर के पाठ के अंदर कोई भी ऐसी विषय वस्तु आई है जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही है, उसे समझाया जाता है। तो स्पष्टीकरण विधि में अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया जाता है, बताया गया। उत्पत्ति के द्वारा, जैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को लगा करके बताया जाता है कि शब्द कैसे पैदा हुआ, कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संज्ञा है, क्रिया है, क्या है, अलग अलग उत्पत्ति करके उसको स्पष्ट किया जाता है, उसके अर्थ को। वाक्य प्रयोग के द्वारा किसी उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके बता दिया जाएगा। पाठ में आए कठिन पदों को किसी दूसरे सरल वाक्य में प्रयोग करके उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। तुलना के द्वारा, इस विधि में शिक्षक समानार्थक, विलोम शब्द आदि के द्वारा तुलना करता है, या फिर इससे भी काठिन्य निवारण किया जाता है। उदाहरण, अंतर कथाएं, प्रसंग के द्वारा भी शब्दों का काठिन्य निवारण विद्यार्थियों का किया जाता है साथियों। तो ये गद्य शिक्षण की कंप्लीट विधियां हम लोगों ने करी है साथियों। आगे आती है गद्य शिक्षण की जो है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, इस विधि में जो शिक्षक है वो विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या करता है, जो प्रश्न पूछता है, यानी कि जो शिक्षक है, जो यहाँ पर अध्यापक है, जो टीचर है, वो प्रश्न पूछता है और छात्र जो है छात्रों से उत्तर प्राप्त करता है और उसके माध्यम से साथियों जो है
पाठ को आगे बढ़ाता है। इस विधि के जो प्रवर्तक थे वो सुकरात थे। इस विधि के प्रवर्तक कौन थे साथियों? सुकरात थे। इसलिए इस प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो साथियों आज का जो सेशन है वो इतना ही रहेगा और हम लोगों ने जो है गद्य शिक्षण की विधियाँ आज कंप्लीट कर ली है। फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे पद्य शिक्षण की, काव्य या कविता शिक्षण की प्रविधियाँ। अगली क्लास में क्या करेंगे हम लोग? पद्य शिक्षण या फिर जिसे काव्य शिक्षण कह सकते हैं या फिर जिसे कविता शिक्षण भी कह सकते हैं, उससे संबंधित विधियों या प्रविधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। साथियों ज़रूर बताना कैसा लगा, और नोट्स अगर आपको मंगवाने, टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐप का लिंक दिया हुआ है। कोटा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ऐप है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की, और नोट्स मंगवाने हैं तो वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर बात कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। नोट्स में आपको बता देता हूँ हिंदी ग्रामर के, हिंदी शिक्षण विधियों के, और काव्य शास्त्र के, और साथियों यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के। टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य का इतिहास, 1 लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास और डिटेल में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं साथियों। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। और पढ़ते रहिए लगातार, और इसी तरह से कोटा ऑनलाइन क्लासेस को प्यार और मोहब्बत देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन कराने की, ये मैंने वादा किया है। बस लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू साथियों। कमेंट आपका ज़रूर आना चाहिए कि कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।